हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड, जो कि कार्बोजिलिक एसिड के चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने सारी चीज़ों को देख चुका है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को देख चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं। अब हम लोगों का आगे बचा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड। यहाँ से हर एक साल एक क्वेश्चन एकदम 100% पूछे जाते हैं कि कौन से कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कितना होगा, कौन सा अधिक एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। इन सारी बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और पहचान करेंगे कि कौन सा कंपाउंड अधिक एसिडिक है या कौन सा कंपाउंड लेस एसिडिक है। ठीक है, तो इन बातों को हल्का सा ध्यान देके पढ़ना है। उसके बाद इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये सारे टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है कि आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी सारे दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। तो चलिए टॉपिक लगाइए। मेन टॉपिक आपको लगाना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड। आपको टॉपिक क्या लगाना है? मुख्य रूप से आपका जो टॉपिक होगा वो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, जो अम्लीयता जो होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, कार्बोजिलिक एसिड्स आर एसिडिक, हमने 2 लाइन लिख दिया है। द कार्बोजिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। कार्बोजिलिक एसिड, जैसे एसिड की बात करें, कार्बोजिलिक एसिड की, तो एसिड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। उसका कैरेक्टर कैसा होता है? एसिडिक होता है। अगर कोई अम्ल की बात करें, अगर आम बोले तो आम, कच्चा आम क्या रहेगा? खट्टा रहेगा। इमली की बात बोले तो वो क्या होगा? खट्टा। तो उसी प्रकार ये कार्बोजिलिक एसिड ही है। तो एसिड का कैरेक्टर कैसा होगा? एसिडिक होगा। लेकिन क्यों होता है एसिडिक नेचर में, वो देखते हैं। बिकॉज देयर कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि उसका कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायंस क्या होता है उसके बारे में हल्का सा देखेंगे। बिकॉज देयर कार्बोक्सिलेट एनायंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। उसका कार्बोक्सिलेट एनायंस जो होता है वो क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो चलिए देखते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोजिलिक एसिड को लिखते हैं, जैसे ये, और यहाँ पे क्या है वो H, ये हो गया हम लोग का कार्बोजिलिक एसिड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको तोड़ के निकालते हैं। H+ को हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ें अगर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि H+ आयन को हम लोग तोड़ के निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना? ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हम लोग निकालना चाहें तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चीज़ें निकल जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद ये तो हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या कर दे रहा है कि H+ आयन को फॉर्मेशन कर दे रहा है। अब H+ आयन का फॉर्मेशन कर देगा, उसके बाद बच क्या गया वो चीजें देखते हैं। यहाँ पे बच क्या जा रहा? RC। यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका? वो का वो रह जा रहा है, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। और यहाँ पे क्या बच जा रहा है आपका? देखिए वो, इधर भी वो बच रहा है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्ड वाला फिर से 2 इलेक्ट्रॉन चल गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। जब किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ ही साथ क्या है कि एक बॉन्ड भी बना रहा है, मतलब 6 और 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाता तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है? माइनस का चार्ज। ये क्या हो गया आपका? माइनस का चार्ज इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं कि ये जो चीजें, ये क्या होगा कि फिर से इसी प्रकार से मूव कर सकता है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कर सकता है? यहां आके दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन्स को, क्या ऐसे दे सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर से, 2 बॉन्ड इधर से, 1 बॉन्ड इधर से, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर ये 2 बॉन्ड बनाने लगे इधर से ही, तो इधर का 2 बॉन्ड रहेगा कि 2 और 2 4 और 1 5, 5 तो बना नहीं सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि भाग जाएगा ऊपर में, डबल बॉन्ड टूट के भाग जाएगा। जब डबल बॉन्ड टूट के भाग जाएगा तो देखिए क्या चीजें बन रही है, आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ये R हो गया और यहाँ पे C है। ये डबल बॉन्ड टूट के क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 ये चला गया, कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाता है? 6 और 1 7, 7 में क्या हो जाता है? माइनस चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखिए, तो सिंगल बॉन्ड था, ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया कहाँ पे? डबल बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये चीजें आपका बन जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? बन जाता है। तो ये जो चीजें बन रही है यहाँ पे ऐसे करके जो बन रहा है, ये दोनों, ये क्या हो रहा है कि सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं कि उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। देखो RCO ऐसे,
तो यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड था, अब क्या किए इसमें इधर डबल बॉन्ड कर दिए, सिर्फ क्या किया हमने रेजोनेंस को स्टेबलाइज करवाया, रेजोनेंस को हमने क्या करवाया स्टेबलाइजेशन करवाया, मतलब इधर से एक बार इधर से करवा दिए, एक बार उधर से करवा दिए। तो ये चीजें क्या होती है रेजोनेंस के कारण होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि कंजुगेट, ये जो चीजें बन रहा है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो चीजें आपका बन रहा है यही, इसी को हम लोग कहते हैं क्या कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। आयन के रूप में प्लस है कि माइनस है, माइनस, तो माइनस को क्या कर देंगे एनायन, कार्बोक्सिलेट एनायन के रूप में इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, बातें क्लियर हो रहा है। कार्बोक्सिलेट एनायन, जब कार्बोजिलिक एसिड में एक H+ रिमूव हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कार्बोक्सिलेट एनायन बनाते हैं। जो कार्बोक्सिलेट एनायन जो होता है वो क्या होता है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है, मतलब ये खुद ब खुद अकेले नहीं रहेगा। अगर इसको हम लोग स्टेबलाइज करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये चीजें क्या हो रही है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और अगर पूछा जाए कि ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो कार्बोक्सिलेट एनायन क्या है कि एसिड है कि बेस है, तो माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो रहा है बेस हो रहा है। और ये क्या है आपका कार्बोजिलिक एसिड क्या होता था एसिड है, तो एसिड से क्या हो रहा है बेस। तो जो बेस बन रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको क्या किस नाम से जानेंगे कंजुगेट बेस बन रहा है, कंजुगेट बेस बन रहा है। ठीक है, किसका कंजुगेट बेस है कार्बोजिलिक एसिड का कंजुगेट बेस कौन बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, एनायन या आयन कह सकते हैं, जो कि किस प्रकार से होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो चीजें हो रही है कार्बोजिलिक एसिड जो हो रही है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इस प्रकार से, और या तो इसको लिखना चाहें ईमानदारी पूर्वक तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आपका हो गया क्लियर कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द कार्बोजिलिक एसिड, मतलब क्या हो रहा है कि कार्बोजिलिक एसिड जो ले रहे हैं इसका क्या हो रहा है कि इफेक्ट क्या होगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, तो ये सारी चीजें देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कार्बोजिलिक एसिड। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको लगाना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द कार्बोजिलिक एसिड, मतलब एसिड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कार्बोजिलिक एसिड के ऊपर का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजिलिक एसिड, क्या क्या चीजें होगी वो चीजों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे चीजें आपको देखना है, क्या चीजें देखना है कि अगर हम लोग के पास दो चीजें आता है, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वैसे ग्रुप्स जो कि क्या करता है कि अगर कोई भी चीजों में आके जुड़ जाता है तो उसको क्या करता है कि उसके स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी को क्या करता है वो इंक्रीज कर देता है, उसके स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी को क्या करता है इंक्रीज करता है, मतलब पुशअप कर रहा है, आगे क्या कर रहा है जुड़ जा रहा है, जुड़ जाने के कारण उसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है बढ़ा दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसका मतलब क्या है कि उसके हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्टिविटी या क्या कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी को क्या करेगा ये डिक्रीज कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि जैसे अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 आपका हो गया, ये सारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कोई भी ले लीजिए Cl ले लीजिए, OH ले लीजिए, ये सारे ग्रुप्स क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब क्या कर रहा है कि बेंजीन रिंग में ही लगा रहे हैं या कोई कंपाउंड में लगा रहे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है ये खींचने का काम करता है। तो आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसे कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जितने भी सारे आएंगे वो क्या होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं बेंजीन रिंग या जहां पर भी आएगा इसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे चीजें और भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे आएगा आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलेट आयन ले रहे हैं, चलिए इसको यहीं पे समझते हैं। तो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर देगा किसको
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तब। ठीक है, उसके साथ ही साथ क्या करेगा, ये बेस स्ट्रेंथ को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, बेस स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर हो रहा है कि बेस स्ट्रेंथ को भी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये क्या करेगा, बेस स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है तो एसिड स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ घट जाएगा। अगर बेस स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, बातें ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रहे तो इसका बेस स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, बेसिक पावर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये क्या कर रहा है कि बेसिक पावर बढ़ जाएगा, लेकिन इसका जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। बेस स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो ये चीजें नोट कीजिएगा डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने के कारण। लेकिन यहीं पे अगर आ जाते, क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे बढ़ रहा तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। एक में बढ़ना तो दूसरे में क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो बेस स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। और बेस स्ट्रेंथ अगर घट रहा है तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए 1 2 3 चीजें यहाँ पे याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना, मतलब वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसके कारण उसका बेसिक पावर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बेसिक पावर बढ़ने के साथ साथ इसका एसिडिक पावर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी अगर बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब खींचने वाला ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप के रूप में लेते हैं, तो वो क्या कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। और बेस स्ट्रेंथ को भी क्या करेगा, ये घटा देगा। और जब बेस स्ट्रेंथ को घटा देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई ना। जब आता है तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा देखना है ये कहाँ पे घटाएगा, तो देखना है, ध्यान पूर्वक देखना है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलेट आयन आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है यहाँ पे, वो ऐसे करके, यही था ना कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसी पे कोई चीजें आके जुड़ेगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ रहा है, तो यहाँ पे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को घटाने या बढ़ाने का काम करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जोड़ के देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ के देखेंगे, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ या बेस स्ट्रेंथ क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए 2 लाइन लिख लेते हैं, इसको नोट करते हैं। इसके चलिए लिखना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द कार्बोजिलिक एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजिलिक एसिड, ये तो टॉपिक ही लगाना है। इसके बाद लिखिए द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब ईडीजी के रूप में लिखते हैं, इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेज, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, इंक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिंपल से यहाँ पे लिखना है इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मतलब अभी यहाँ पे दिखाए थे क्या होता है ऑक्सीजन एटम, ऐसे करके जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन का ये जो आ जाता है इसी पे इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चीजें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इन कार्बोक्सिलेट आयन, इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि कॉमा कर देना है, कॉमा देने के बाद इंक्रीजेज द बेस स्ट्रेंथ, ये बेस स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीजेज द बेस स्ट्रेंथ एंड डिक्रीजेज, बेस स्ट्रेंथ को भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको डिक्रीज क्या करेगा, एंड डिक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजिलिक एसिड, एंड डिक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड के एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज। एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हो रहा है, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। एसिड स्ट्रेंथ अगर याद रखते हैं डिक्रीज कर रहा है तो सारी चीजें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है, तो यहां पे ये चीजें लिख लिए। फिर एक लाइन और लिख लेंगे, कन्वर्सली करके लिख लेंगे कि कन्वर्सली द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बारे में हमने लिख लिया, तो आगे क्या लिखेंगे, कन्वर्सली
द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको हम लोग EWG के नाम से लिखते हैं, क्या करता है, डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अभी बढ़ा रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, वो तो बता चुके हैं कहाँ पे होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीजेज द बेस स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजेज द बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड इंक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोजिलिक, बेस स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दोनों तो डिक्रीजे कर रहे थे, अब क्या होगा, सिर्फ इंक्रीज करने वाला कौन रहेगा, एसिड स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा है, हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दो बातें आपने नोट किया एकदम ईमानदारी पूर्वक कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब CH3 वाला कोई भी, जैसे CH3 C2H5 मतलब अल्काइल ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हमने क्या क्या देखा कि सिंपल सा ले लेते, जो भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहेगा, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप ही रहता है। तो ये चीजें क्या करता है, ये एसिड स्ट्रेंथ को क्या करता है, घटाता है। ये एसिड स्ट्रेंथ को क्या करता है, एसिडिटी या एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको लैंग्वेज में हमने लिख दिया और इसी को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। जैसे भी आप याद रखिए, मैटर नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न टाइप्स के एग्जांपल्स को ले लेके यहाँ पे देखेंगे कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, जनरल एसिडिक का स्ट्रेंथ है वो हल्का सा देखना है कि जनरल एसिडिक का स्ट्रेंथ में किसका एसिडिक का स्ट्रेंथ अधिक होगा। तो यहाँ पे कुछ हमने फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट किया है, वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स में क्या क्या होगा। तो देखिए हमने लिखा है कि द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर के इंक्रीजिंग करते हुए हम लोग देखते हैं कि किसका अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो हमने बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो सबसे कम किसका होता है, पीएच। पीएच का मतलब ये है फिनाइल वाला है, ये बेंजीन रिंग में ऐसे लटकने वाला, सबसे कम इसका होगा। उससे अधिक क्या होगा, आयोडीन का हो जाएगा। उससे अधिक किसका होगा, ब्रोमीन का हो जाएगा। उससे अधिक किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। क्लोरीन से अधिक किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। फ्लोरीन से अधिक साइनो का। साइनो से अधिक नाइट्रो का। नाइट्रो से अधिक CF3 का होगा। तो ध्यान दीजिए सबसे अधिक किसका हो रहा है, CF3 मतलब कार्बन ट्राइफ्लोराइड वाले का। तो सबसे अधिक आपका हो जा रहा है कार्बन ट्राइफ्लोराइड वाले का, सबसे मैक्सिमम है। और सबसे कम किसका है, फिनाइल वाले ग्रुप का सबसे कम हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ों को हल्का सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखते हैं, हल्का सा ध्यान देना है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ले आते कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग सेलेक्ट कर करके ला रहे हैं एक एक करके, तब इसका ये नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद आगे हम लोग लिखेंगे। देखिए आगे क्या लिखना है वो हल्का सा ध्यान देना है। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग कोई ग्रुप्स को बढ़ा रहे हैं, मान लेते कि एक एक ग्रुप्स को बढ़ाते चलते, चलो ले लेते HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड के बाद क्या करते हैं, और भी ले लेते हैं हल्का सा ले लेते हैं, फॉर्मिक एसिड ले लिया। उसके बाद हम लोग दूसरा एसिड ले लेते हैं। फॉर्मिक एसिड से हम लोग ले लिए यहाँ H के जगह पे CH3 ले आए, CH3COOH ले लिए। फॉर्मिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड को ले लिए। अब एसिटिक एसिड के बाद एक और कार्बन को बढ़ा रहे हैं, देखो एक और बढ़ा रहे हैं CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जा रहा है COOH, एक और कार्बन को बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद क्या कीजिए कि एक और आप बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे एक और बढ़ा देते हैं। चलो CH3 और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखो CH और यहाँ पे क्या करते हैं CH3 और इधर क्या कर देते हैं COOH, ऐसे करके बढ़ाते चल रहे हैं। अब इधर एक और बढ़ा देते, चलो एक और ले लेते CH3 और यहाँ पे CH, इधर भी CH3 हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है CH3 हो रहा है, इधर क्या है COOH। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या है कि बढ़ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये पहले था, इसके बाद ये बढ़ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हल्का सा और उसका साइज बढ़ा। अब देखो यहाँ पे एक और एक इधर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ गया। फिर अगर यहाँ पे देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहा है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, और ये वाला तो है इतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो यहाँ के केस में कार्बोजिलिक एसिड के केस में क्या होता है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है।
कि अगर कार्बोजिलिक एसिड में क्या कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बढ़ा रहे हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। मतलब इसका क्या है कि सबसे कम होगा, इससे अधिक क्या हो जाएगा, इससे अधिक हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा, इससे भी अधिक की बात करें तो इसका हो जाएगा, इससे भी अधिक की बात करें तो इसका हो जाएगा, और सबसे अधिक किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। मतलब ऐसे क्या करते कि सॉरी उल्टा बोल दिए कि ये क्या हो रहा है कि सबसे अधिक इसका होगा, जितना ही बढ़ रहा है उतना ही क्या करेगा, घटेगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि घटते जा रहा है, मतलब सबसे अधिक इसका, उल्टा लिख दिए, ठीक है। ये क्या होगा, उसके बाद इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, आपको एक लाइन लिख देना है नीचे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका अधिक होगा, उसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना है आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, घट रहा है जैसे जैसे ड्यू टू इंक्रीज इन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मतलब CH3 ग्रुप के बढ़ने के साथ साथ इसका क्या हो रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है। बस ये बातों को आपको ध्यान देना है कि कैसे ये क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर ले आते हैं हम लोग, ये चीजें ना लेके अगर ले आते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ले आते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में हल्का सा देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ले आते, चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले ले लिए CH3 और COOH को हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने ले लिया Cl और CH2 और COOH, ऐसा है एक मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, खींचने वाला ग्रुप Cl Br ये सब कुछ आ गया। इसमें क्या करते हैं कि दो को ले आते, चलो एक इधर से ले आए, एक यहां से ले आए, दो को ले आए और यहां पे क्या है COOH ग्रुप है, ठीक है। इसमें एक और ले आते हैं, इसमें क्या करते हैं, तीन को ले आते हैं, Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl, और यहाँ पे क्या है COOH ग्रुप है। देखिए यहाँ पे क्या है कि देने वाला ग्रुप था, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप था, और इधर क्या हो गया, यहाँ पे CH3 था, लिख लीजिए CH3। उसके बाद क्या है कि ये Cl है, एक खींचने वाला ग्रुप आ जा रहा है, इसके बाद एक नहीं, यहाँ पे कितना खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितना आ जा रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 1 2 3 आ गया। तो आप बता सकते हैं कि जितना खींचता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना आएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू इंक्रीज इन, क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन माइनस आई इफेक्ट, मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको इतने याद रखना है कि सिंपल सा इतनी बातें याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर खींचने वाला ना तो देने वाला अगर आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे एक चीजों को अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ को याद रखते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातों को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे चलिए एक टॉपिक और हल्का सा छोटा सा पॉइंट और देखते हैं कि अगर ऐसे आ जाए, आप देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा, ये अगर आ गया तो देखिए आपका क्या होगा, ऐसे फ्लोरीन है और यहाँ पे CH2 है और ये COOH है, ये फ्लोरीन है और यहाँ पे CH2 है, ये COOH, ऐसे COOH, ठीक है। अब क्लोरीन के साथ ले लिए क्लोरीन CH2 और COOH है। अब ब्रोमीन ले लिए ब्रोमीन CH2 और ये COOH है, ऐसे है। और अब आयोडीन ले लिए आयोडीन CH2 और COOH है, COOH, ऐसे सही करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अभी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे कि हम लोग देख रहे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा था, तो ऐसे करके लिख रहे थे कि सबसे छोटा वाला ग्रुप जो था तो वो क्या होता था कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता था, सबसे अधिक। देखिए हल्का सा ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे अभी भी है, देखिए सबसे छोटा था, इसका सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था, अधिक था, किससे, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन से। तो इसी प्रकार से यहाँ सेम कंपाउंड दे रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंड आपका क्या दे दिया, आपका फ्लोरीन का दे दिया, फ्लोरीन CH2, फ्लोरीन के
के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा कि छोटा से बड़ा, तो मतलब सबसे अधिक इसका होगा, उसके बाद सबसे कम इसका हो जाएगा। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इधर से अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। सिंपल सा लिख देना, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, रीजन लिखना है तो क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये चीजों को आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलें दूसरा क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेंगे, और मैक्सिमम मिलेंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे बताना भी है कि किस प्रकार से बढ़ता है या किस प्रकार से घटता है। इस प्रकार से पढ़ने में आई थिंक आपको कम ही मज़ा आता होगा, लेकिन क्या करें, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उतना सारी चीज़ें की व्यवस्थाएं नहीं है, तो हम लोगों को इस प्रकार की चीज़ों को ही पढ़ना पड़ रहा है। हल्का सा मतलब क्या कर सकते हैं कि जैसे बताया जा सकता है कि अगर पूरा नहीं, मतलब हल्का सा भी अगर समस्याएं तो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम लोग को डर के अलग हो जाना चाहिए, कि हम लोगों को क्या करना है कि उन समस्याओं को भी सामना करेंगे। अगर पूरा बेहतरीन वे में, मतलब बेहतरीन राइटिंग आपका यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, फेस वाला नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक आध दो यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखना है क्या क्या करना है कि आपको सिंपल सा बताना है कि ये क्या हो रहा है, कि ये चीज़ें क्या हो रही है कि इधर से देखो, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर भी सेम Cl है। अब क्या करना है कि जैसे Cl देखिए ध्यानपूर्वक, जितना कार्बन इसमें उतना कार्बन इसमें, और इसमें भी उतनी ही कार्बन है। तो Cl देखिए क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे एसिड OH ग्रुप से दूर, यहाँ पे 1 नंबर पे था, यहाँ पे देखो हल्का सा दूर हुआ, यहाँ पे और भी ज़्यादा। तो क्या हो रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस जैसे जैसे ये दूर होते जा रहा है ना, तो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है कि घटते जा रहा है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग के पास अब आगे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से लिखने के लिए कुछ पूछा जाता है कि बेंजोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कौन स्ट्रॉन्गर होता है, क्यों होता है। ये आपका लिखने वाले क्वेश्चंस में पूछता है, ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पे रिटेन वाले में पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है और यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में पूछा जा रहा है कि कौन से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, तो सिंपल सा अगर pKa वैल्यू को अगर हम लोग जाने तो ये क्या, इसका कितना होता है 3.1 से मतलब 3.76 होता है, इसका क्या होगा 4.7 मतलब 19। तो 4.19 और 3.76 है। तो ये अगर इसको देखें तो जितना उसका pKa वैल्यू कम होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है कि वो एसिडिक होता है, और जितना ही ज़्यादा उसका pKa वैल्यू अधिक होता है उतना ही वो क्या होता है, बेसिक होता है, एसिडिक वो क्या होता है, कम होते जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि यहाँ H लगा हुआ है, इसमें क्या है फिनाइल। तो फिनाइल जो लगा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में काम करने लगता है। तो देखिए इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इन बेंजोइक एसिड फिनाइल ग्रुप हैव वीकर माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई इफेक्ट जो है वो क्या है कि कमजोर माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग है। आपको पता होगा कि ऐसी ही हम लोग चीज़ों को देखते हैं, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, ठीक है, अगर इसमें देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे COOH ये इफेक्ट वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप के कारण माइनस आई इफेक्ट हो रहा है ना, और ये बेंजीन रिंग के कारण क्या हो रहा है कि प्लस एम इफेक्ट, एम पाई वाला याद है ना, तो प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीक हो जा रहा है, किसके तुलना में, प्लस एम इफेक्ट के कारण, एफ की तुलना में। तो इसको हम लोग क्या बताएंगे कि प्लस एम इफेक्ट जो है क्या है कि स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, किसके तुलना में, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कमजोर है, बेंजीन रिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तब हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए, इन बेंजोइक एसिड द फिनाइल ग्रुप हैव माइनस आई इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्गर प्लस एम इफेक्ट, लेकिन प्लस एम इफेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्गर है। 10 फिनाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि जो फिनाइल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसके कारण हम लोग लिख सकते हैं दिस इज वाई बेंजोइक एसिड इज वीकर देन फॉर्मिक एसिड। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो क्या होता है, वीकर हो जाता है फॉर्मिक एसिड के तुलना में। एक और यहाँ से क्वेश्चन रहता है वो भी देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड और फिनाइल एसिटिक
एसिड। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का वैल्यू कितना होता है 4.75 और फिनाइल एसिटिक एसिड का कितना होता है 4.31। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि फिनाइल ज़्यादा होगा कि एसिटिक, फिनाइल एसिटिक एसिड की एसिटिक एसिड दोनों है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जिसका वैल्यू कम होता है वही मोर एसिटिक हो जाएगा। तो फिनाइल एसिटिक एसिड क्या होगा, मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। लेकिन फॉर्मिक एसिड क्या होता है, लेस हो जाता है। ये चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में उल्टा हो रहा है या सही हो रहा है, देखो सिंपल सा, फिनाइल वाला बेंजोइक एसिड भी क्या होता था, अधिक होता था। किसके तुलना में, इसके तुलना में। तो ये चीजों को हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। दोनों को, बेंजोइक एसिड लेस, फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक। यहाँ पे क्या करना है कि बेंजोइक वाला मतलब बेंजीन टाइप वाला फिनाइल एसिटिक एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब इसका वैल्यू कम होगा। और एसिटिक एसिड का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा, मतलब ये क्या होगा, लेस एसिड। तो इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इन फिनाइल एसिटिक एसिड द फिनाइल ग्रुप हैज, ये फिनाइल ग्रुप यही, ठीक है। फिनाइल ग्रुप हैज क्या होता है -I, तो फिनाइल में तो -I वाला होता है। एंड दिस इज वाई फिनाइल एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, ठीक है। ये पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, एक पॉइंट और बचा है जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखना एक छोटा सा टॉपिक है जो कि ऑर्थो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे स्पेशली ये ऑर्थो इफेक्ट होता है बेंजोइक एसिड में। बेंजीन में रिंग जेकर रहेगा तभी उसका ऑर्थो इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ें क्या होता है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। अगर एनी ग्रुप, वेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो हो सकता है या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी रहे दोनों में से, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। ये क्या करेगा, इसका एसिड स्ट्रेंथ क्या करेगा, बेंजोइक एसिड का बढ़ाएगा। इफ प्रेजेंट इन ऑर्थो पोजिशन, अगर ऑर्थो पोजिशन पे है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ला के लगा दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दो, ये दोनों मिलके दोनों क्या करेगा, आपका एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। एसिडिक पावर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ की बेंजोइक एसिड वाला ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि बेंजोइक एसिड है, इसमें क्या करते हैं कि इसका pKa वैल्यू अगर देखते तो 4.17 हो जाता है। अगर इसमें CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसको लगा दिए तो इसका pKa वैल्यू कितना हो गया 3.91। अगर बेंजोइक में क्या किए वो H लगा दिए तो इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तब कितना हो गया 2.98 हो गया। अगर इसको NO2 को लगा देते हैं 2.17। मतलब अगर कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो में लग रहा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो देखिए क्या होती जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, मतलब pKa वैल्यू घटते जा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर सेम टाइप का, यहाँ तो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग कंपाउंड को देखें, अगर ऐसे करके हम लोग लिखेंगे तो ये क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजे, ठीक है, लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजे। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम लोग ये सेम ग्रुप को, जैसे देखिए COOH है, यहाँ पे OH ऑर्थो पे लगाएं, एक पे क्या लगाएं, मेटा पे लगाएं, एक पे क्या लगाएं, पारा पे। तो देखिए सबसे अधिक अगर बेंजोइक एसिड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो किसका होता है, ऑर्थो वाले का। तो ऑर्थो का 2.98 मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक। इसका देखिए 4.08 मतलब इससे कम, इसका देखिए 4.58। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये चीज़ें हो रहा है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें था एसिडिक के बारे में। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि ये चीज़ें क्लियर होता है। थोड़ा थोड़ा ये इन सारी चीज़ों में आपको क्या होगा कि पढ़ने में हल्का सा समस्याएं आ रही है, बट आपको क्या करना है कि ध्यानपूर्वक समझना है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में और भी सेटल हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आदत हो गया अच्छा से अगर हल्का सा बुरा में जाते तो वहाँ पे हल्का मज़ा नहीं आता, बट आपको क्या करना है कि थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज करना ही है, फिर हम लोग उसी वे में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।